बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आप लोगों ने ज़रूर अपने जो पिछले टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर लिए होंगे, और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो वो भी उसको आंसर मिल गया होगा। अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक प्रीवियस जो टॉपिक था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला, आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने जो है वो उसका सिर्फ एक सोर्स पढ़ा था, कोल। ठीक है, उसको हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा, उस पर जितने लॉन्ग शॉर्ट या एमसीक्यू जितने पॉसिबल बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमारे जो दो उसमें से टॉपिक थे, दो सोर्सेज थे, वो रह गए थे। दैट वाज नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। तो टुडे वी विल डिस्कस बोथ ऑफ देम वेरी क्लियरली एंड वेरी ब्रीफली। अच्छा जी, देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल गैस की कि नेचुरल गैस क्या है। ठीक है, तो बच्चों नेचुरल गैस को ना वैसे तो कुदरती गैस कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको जो है वो सुई गैस कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल गैस को वैसे तो कुदरती गैस कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इसको सुई गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि बलूचिस्तान में एक सुई का मुकाम है जहाँ से इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके ज़खायर मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इसको जो है वो वहाँ से निकाला जाता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा कि ये चीज़ क्या है। कहते हैं नेचुरल गैस गैशियस मिक्सचर है। लाइक ये कोई एक चीज़ नहीं है, ये मिक्सचर है, इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। कौन सी चीज़ें? अब लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लो बॉइलिंग मतलब कि उनका पहली बात, उनके मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो है वो छोटे होंगे, उनके मॉलिक्यूलर मैसेस कम होंगे, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। अच्छा, अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की अगर उसने बात की है तो नेक्स्ट जब हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें हाइड्रोकार्बन्स के अलावा भी कुछ जो है वो माइनर अमाउंट में कुछ और भी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन चूंकि वो ट्रेसेस में हैं तो इस वजह से हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स ही लिखते हैं, हम और साथ में इम्प्योरिटीज़ या कुछ और चीज़ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, वो जब कंपोजिशन की बात करते हैं कि ये असल में जो नेचुरल गैस है वो किस किस चीज़ पर मुश्तमिल है, वो उसकी मतलब बनी किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। ठीक है, तो कंपोजिशन में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इसके जो है वो मेजर कंपोनेंट्स हैं और कुछ इसके हैं माइनर कंपोनेंट्स। ठीक है, कुछ चीज़ों की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा और कुछ की परसेंटेज बहुत कम है। अब अगर हम ज़्यादा की बात करते हैं तो वो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। HC मीन्स हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स में यहाँ पर मौजूद है मीथेन, यहाँ पर मौजूद है इथेन, यहाँ पर मौजूद है प्रोपेन, और यहाँ पर मौजूद है हमारे पास ब्यूटेन। यहाँ पर जो ये मीथेन है ना, ये 85 से 95% तक मौजूद होती है नेचुरल गैस में। आपने ये जो टर्म है इसकी परसेंटेज की अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही याद रखनी है, क्योंकि ये MCQ पूछा जाता है। ठीक है, तो वो आपने फिर अंदाजन नहीं बल्कि जो एक्यूरेट वैल्यू है बुक पे आपने वो टिक करना होता है। अच्छा जी, अब ये परसेंटेज मैंने वेरिएबल क्यों लिखी? वेरिएबल इसलिए लिखी कि डिफरेंट रीजन्स में, मतलब जहाँ से आप मुख्तलिफ जगहों से इसको निकाल रहे हैं तो वहाँ पर इसकी परसेंटेज वेरी कर सकती है। हो सकता है कहीं पर 85% आपको मीथेन मिल रहा हो, उसमें हो सकता है कहीं पर आपको 90%, कहीं पर 93, कहीं पर 95, तो मैक्सिमम जो है ना वो 95% जो है वो ये चीज़। उसके बाद एक हाई परसेंटेज लाइक जो बाकी पोर्शन बच जाता है उसमें आपके पास इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन वगैरह मौजूद हो सकता है। अब माइनर चीज़ों में हमारे पास देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसके बाद कुछ हीलियम। ठीक है, नोबल गैस। तो ये वाली चीज़ें भी जो है वो मौजूद हो सकती हैं बट इन ट्रेसेस। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि ये नेचुरल गैस है ये कैसे बनती है, तो वो जो प्रीवियस टॉपिक में भी हमने इस चीज़ को काफ़ी जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन कैसे होती है फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल्स है ना ये, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। तो कहते जी इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि जब हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी क्या हुई जी? डेथ। तो वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर चेंज हो जाते हैं इस गैस में। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शायद आपके दिमाग में अब तक ना आई हो, बताती चलूँ कि जब हमने फॉसिल्स की बात की कि भाई प्लांट्स जो हैं वो या ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे के सारे वो चेंज हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स में। तो पहले हमने कोक पढ़ा, फिर हमने कहा नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम भी है। तो बच्चों आपने क्या बात और की कि जो कोक था दैट वाज अ सॉलिड। ठीक है, वो सॉलिड फॉसिल था,
फॉसिल फ्यूल था। नेचुरल गैस जो है ये गैशियस फॉर्म में फॉसिल फ्यूल्स हैं, और जो पेट्रोलियम है ये लिक्विड फॉर्म में फॉसिल फ्यूल्स हैं। इसका मतलब हम तीनों चीज़ों को, तीनों जो फेजेस में, तीनों फिजिकल स्टेट्स में इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन का आपको पता चल गया। अब यूजेस की बात करते हैं। तो यूज मेनली कहता है ये फ्यूल के तौर पर यूज होता है, ठीक है। अब फ्यूल के तौर पर कहाँ कहाँ यूज होता है ये देख लीजिएगा ज़रा। कहता है फ्यूल के तौर पर इसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल के तौर पर हम इसको फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल के तौर पर हम इसको एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा कहते हैं जी इसको, उसके अलावा जनरल इंडस्ट्रीज़ मतलब बाकी जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी हम इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद कहते हैं CNG एंड LNG। अच्छा, CNG क्या है? compressed natural G फॉर गैस। यहां पर क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है? ये आपके पास नेचुरल गैस है, जब आप उसको हाई प्रेशर में डालते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं। उसको गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेस क्यों किया जाता है? इस वजह से कि वो कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट हो सके, ठीक है। अच्छा, अब वो करीब आ गई जब आपने कंप्रेस किया। अब जब आप और उसको प्रेशर बढ़ाएंगे और उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो वही लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो उसको हम फिर कहेंगे लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसको भी हम काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा थर्ड वाला सोर्स था, या इसको हम लिक्विड फॉसिल फ्यूल पढ़ रहे थे, ये है पेट्रोलियम, ठीक है। अब बच्चों मज़े की बात यह है कि पेट्रोलियम के कितने ज़्यादा नाम है। इसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, इसको हम मिनरल ऑयल कहते हैं, इसको हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं बिकॉज इट्स वेरी प्रीशियस, ठीक है। उसके बाद हम इसको गोल्ड फ्यूल भी कहते हैं। कहते हैं जी पेट्रोलियम जो है वो इटसेल्फ कोई एक कंपाउंड नहीं है जिसको हम पकड़ें, उठाएं और इसको हम यूज़ कर लें, बल्कि एक कॉम्बिनेशन है थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स का, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो हम इसकी जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकालते हैं, अलग करते हैं, और उसको फिर हम हर एक का जो है वो अलग अलग यूजेस है। कहते हैं जिसको पेट्रोलियम ही क्यों कहा गया? तो पेट्रोलियम बच्चों इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक्स एंड ओलियम मीन्स ऑयल, ठीक है। तो रॉक मतलब चट्टान, ऑयल मीन्स तेल। तो कहते हैं ये रॉक्स से असल में निकलने वाला तेल है, ऑयल है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स, तो इसको पेट्रोलियम। अच्छा जी, अब इसका ये मतलब नहीं है कि रॉक्स में बजाते खुद कोई ऐसा जादू मौजूद है कि वहाँ से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जैसे हम सीड्स में से करते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बात यहाँ पर इस वजह से इसको ये नाम रॉक ऑयल का दिया गया क्योंकि जब हमारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ एंड डिके हो रही है तो वक्त के साथ साथ वो ज़मीन के नीचे धंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं, और रॉक्स के नीचे दबते जाते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ ऊपर नई रॉक्स एंड नई रॉक्स बनती जा रही हैं। तो हमारे नीचे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है असल में, ठीक है। तो फिर इस वजह से वो रॉक्स के अंदर प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स की वजह से पेट्रोलियम बना है, इसलिए हम वहाँ से उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें तकरीबन सारी किस्मों के जो है वो हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है। कंपोजिशन से पहले इसकी डेफिनेशन को ज़रा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कहते देखो, नेचुरल गैस को आपने कहा था गैशियस मिक्सचर, पेट्रोलियम को आप कहेंगे लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पर उसने इसको मिक्सचर बोला है, यहाँ पर भी वो कोई एक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। कहता है ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब ये विस्कस है, गाढ़ा है, स्टिकी है, ठीक है, चिपचिपा सा, उसके बाद ब्लैकिश इन कलर है, और अंडर द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की गहराइयों के नीचे मौजूद है। अब इसमें ऑल हाइड्रोकार्बन्स तकरीबन C1 से C40 तक सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स इसमें मौजूद है, ठीक है। पीछे हमने नेचुरल गैस में पढ़ा था कि उसमें C1 से मैक्सिमम C4 तक है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि 1 से 40 तक। तो इस वजह से इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कंपोजिशन पे आइएगा। कहते हैं ऑल काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन है इसमें बच्चों, स्ट्रेट चेन भी हैं, इसमें ब्रांच्ड भी हैं, इसमें साइक्लिक भी हैं। उसके बाद इसमें सल्फर कंपाउंड्स मौजूद हैं, इसमें इम्प्योरिटीज़ में सैंड, इसमें क्ले एंड सॉइल वगैरह। उसके बाद काफ़ी हद तक इसमें कुछ मेटल्स की काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है पाया जाता है,
उसके बाद इसमें ट्रैप्ड एयर, हवा मौजूद है, वो जहाँ पर हवा मौजूद होगी डेफिनेटली वहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज दैट आर प्रेजेंट इन द एयर विल बी प्रेजेंट एट दैट प्लेस। ओके, उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेशन स्किप हो गई थी, ठीक है, कि फॉर्मेशन ये बनता कैसे है। तो बच्चों it also forms in the same way as we discussed about the formation of natural gas and the coal in the previous lecture। तो इसकी भी फॉर्मेशन ऐसी होती है, डेथ एंड डिके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में जब हमारा ऑर्गेनिक मैटर सेडिमेंट्री रॉक्स में दब जाता है तो वहाँ पर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर केमिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन सी? केमिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, जिनके नतीजे में हमारे पास पेट्रोलियम की फॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमने देखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कैसे करते हैं पेट्रोलियम की, जहाँ ऊपर आपने पढ़ा कि इसमें C1 से C40 तक जो है वो कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो कहते हैं जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना, वो क्या है। अब देखिए बच्चों, फ़र्ज़ करें मेरे पास इसमें कोई 10 कंपाउंड्स मौजूद हैं और 10 के 10 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग है। तो 10 कंपाउंड्स को उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर, ठीक है, अलग बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर उन 10 कंपाउंड्स को अलग कर लेना, एक दूसरे से सेपरेट आउट कर लेना। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन मीन्स होता है पोर्शंस, हिस्से, डिस्टिलेशन सेपरेशन। तो आपने बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर जब कंपाउंड्स को अलग अलग कर लिया, उसकी फ्रैक्शंस बना ली, तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, जब हम पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इसमें से हमारे पास जो फ्रैक्शंस निकलती हैं या जो इसमें से जो कंपाउंड्स निकलते हैं वो क्या, नेचुरल गैस, इसमें जो है वो पेट्रोलियम ईथर, नेफ्था, गैसोलीन, कैरोसिन, गैस ऑयल, ग्रीसीज एंड एस्फाल्ट वगैरह। ठीक है, जब हम इसके बात करते हैं कि इनको हम यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, इसका जो है ना मैं लास्ट पे एक पिक्चर इसके हवाले से ऐड कर दूंगी जिसमें आपको इन सब के नाम, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स सॉरी, और उसके बाद आप इनको यूजेस इनके आपको जो है वो लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं नेचुरल गैस को वैसे जब हम देखते हैं तो इसको हम एज अ फ्यूल ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पेट्रोलियम ईथर को एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, नेफ्था को भी हम सॉल्वेंट या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक जो है वो इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। जब हम बात करते हैं गैसोलीन की, तो गैसोलीन को भी हम मोटर्स वगैरह में एज अ गैसोलीन, अच्छा गैसोलीन हम कहते हैं पेट्रोल को, ठीक है, पेट्रोल को कहते हैं गैसोलीन, तो इसको भी हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैरोसिन को भी हम एज अ हीटिंग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जिसको मट्टी का तेल नहीं कहते, ठीक है, उसको कैरोसिन कहते हैं। उसके बाद गैस ऑयल, अच्छा बच्चों अब ये ध्यान रखिए कि गैस ऑयल जो है ना, इसमें बजाते खुद बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स का ये मिक्सचर है। तो हम गैस ऑयल की फर्दर भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इसमें से जो कंपाउंड्स उनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ग्रीसीज की। तो ग्रीसीज को एज अ लुब्रिकेशन यानी कि रगड़ कम करने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मोटर्स में, दरवाज़ों में या इस तरह से दूसरी मशीनरी वगैरह में। ठीक है, उसके बाद एस्फाल्ट, एस्फाल्ट को ना हम आम जुबान में लुक नहीं होती जो रोड्स पर डालते हैं, उसको एस्फाल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एस्फाल्ट भी इसमें से निकलता है। अच्छा जी, इसमें करते क्या है, ये देखें, फ़र्ज़ करें आपने पेट्रोलियम लिया और इस टेस्ट ट्यूब में उसको फिल कर लिया। अब टेस्ट ट्यूब को आप रखेंगे हॉट वाटर में और इसको मुसलसल नीचे से आप हीट करते जाएंगे और इसमें आप रख देंगे एक थर्मोमीटर। ठीक है, जहाँ से आपने ये क्या रखा, आपने थर्मोमीटर। ठीक है, आप जब इसको हीट करेंगे तो बच्चों आप क्या देखेंगे कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक, इसमें मैंने आपको पहले बोला कि इसमें फ़र्ज़ करते हैं 10 जो है वो कंपाउंड्स हैं, अलग अलग 10 फ्रैक्शंस हैं। अब सबसे जो पहली है ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। आपने जब इसको हीट किया, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तो इसमें से जो एक फ्रैक्शन है वो वेपर्स बनेगी और यहाँ से आपने ना इसको ब्लॉक रखना है, बंद रखना है ऊपर से। तो वो फ्रैक्शंस के जो वेपर्स हैं वो अलग हो जाएंगे। यहाँ पर कोल्ड वाटर है, वो वेपर्स जब इस टेस्ट ट्यूब में आएंगे तो आते ही वो ठंडे हो जाएंगे एंड लिक्विड बन जाएंगे। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर 20 से 22, 23 तक चला जाएगा तो आप इसको यहाँ से सेपरेट कर लें, क्योंकि 20 वाला जो सारा का सारा कंपाउंड था वो अब बॉयल होके वेपर्स बन के सेपरेट हो चुका है। तो आप यहाँ पर आपने कि नंबर 1 वाली को अलग किया, अब नंबर 2 वाली रखें। अब फ़र्ज़ करें कि किसी दूसरे का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। अब जब टेम्परेचर 30 तक पहुँचेगा तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 30 है वो वेपर्स बनेगा और यहाँ से निकलेगा, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होगा, कोल्ड वाटर उस वेपर्स को लिक्विड में चेंज करेगा,
आपने इसको सेपरेट किया। इस तरह से 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, सारी की सारी फ्रैक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। ये जो सारा का सारा प्रोसीजर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का होता है, जिस फैक्ट्री में कह लें आप या जिस जगह पर वो होता है उसको हम बोलते हैं ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। तो ऑयल रिफाइनरी बेसिकली अभी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 7 से 8 मौजूद हैं, लेकिन हमारी बुक पर सिर्फ 3 के बारे में जिक्र है, 3 भी नहीं 4, ठीक है। तो कहते हैं जी सबसे पहले अटक ऑयल रिफाइनरी है बच्चों की, अच्छे से आपने याद रखना है कि वो कौन सी ऑयल रिफाइनरी है, कहाँ पर मौजूद है और उसमें कितनी कैपेसिटी है ऑयल को रिफाइन करने की, ठीक है। तो कहता है अटक ऑयल रिफाइनरी है, ये जो है वो मोरगा रावलपिंडी के करीब वहाँ पर मौजूद है और 1.25 मिलियन टन ऑयल को एट अ टाइम ये जो है वो प्योरीफाई कर सकती है, रिफाइन कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल ऑयल रिफाइनरी एंड पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, ये कराची में मौजूद है और ये इनकी कैपेसिटी है 2.13 मिलियन टन ऑयल को रिफाइन करने की, ठीक है। उसके बाद पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है जिसको हम पारको भी कहते हैं, ये महमूद कोट में नियर द मुल्तान जो है वो सिचुएटेड है, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ से आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस पे नंबर 1 पे तो आपको जितनी भी कंपोजिशंस हैं आपने वो याद रखनी है, वो एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। नेचुरल गैस में मेजर कंपोनेंट कौन सा है, मीथेन है, कितनी परसेंटेज है उसकी, ये एमसीक्यू है। इसके यूजेस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, एलएनजी की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। उसके बाद पेट्रोलियम को पेट्रोलियम क्यों कहते हैं, पेट्रोलियम के अदर नेम्स क्या हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ऑयल रिफाइनरीज में से एमसीक्यू जितनी उनकी कैपेसिटी है आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से जो है वो सुन रहे होंगे लेक्चर और इसको पिक भी कर रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। बच्चों यहाँ जहाँ से भी आपको कोई मिस्टेक लगती है, आपको समझ नहीं आती, आपको टफ लगता है तो आप काइंडली ज़रूर पूछिएगा और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि उसको क्लियर भी करूँ। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, इंशाल्लाह अब मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।